Good evening, all of you. चलो turn on your Good cameras. evening, sir. Good evening, गुड good इवनिंग evening, सर। good evening, good evening, good evening. सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। ओके, दिखाई देने चाहिए सब लोग कैसे बैठे हैं, क्या बैठे हैं, कैसे दिख रहे हैं, सब दिखना चाहिए। ओके, और अच्छी तरह से बैठिए, फोकस्ड, बी फोकस। तो देखो, मैंने वीडियो डाला था कल का भी, तो जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया वो लोग देख लेना, उसको चैनल पे है, मतलब ग्रुप पे उसकी लिंक दी है मैंने, राइट। तो ये सब आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ मैं। इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। जैसे ही हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या ले रहे, क्लास ले रहे, तो उन सभी क्लासेस को मैं अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका बेनिफिट्स आप ले लेना चाहिए। और जब भी देखो, अभी आज का ये जो लेक्चर है, इसको मैं एज एन रिवीजन कल मॉर्निंग में शेड्यूल कर दूंगा, तो मॉर्निंग में आपको देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। और जितने लोग अभी इसको देख रहे हैं, 17 पीपल्स आर हियर, राइट। सो 17 के 17 कल मॉर्निंग में भी देखेंगे इसको, राइट। सो कैमरा ऑन कीजिए। स्वप्निल, अथर्व, क्रिश, कृष्णा, चेतना, रोहन, all you have to turn on your cameras. So last time we have already discussed the types in type of natural vegetation. We were discussing there what फॉरेस्ट। तो हमने ट्रॉपिकल फॉरएवर ग्रीन फॉरेस्ट को डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर का होता है, और ये वेट और वार्म फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ पे जो ट्रीज या फॉरेस्ट, जो ट्रीज या प्लांट देखने को मिलती है, तो इनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, मोर देन 60 मीटर, अप टू 60 मीटर, या तो फिर मोर देन 60 मीटर्स की हाइट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो सनलाइट के लिए स्ट्रगल चलता है, तो सनलाइट के स्ट्रगल में यहाँ के पेड़ों की जो हाइट होती है ना, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ये बात मैंने लास्ट टाइम बताई थी। जो कमर्शियल प्लांट्स है, तो उनकी भी चर्चा की थी हमने। कमर्शियल प्लांट में हमने देखा था कि एबोनी, मोहगनी, रोजवुड, रबर एंड यहाँ पे सिंचोना, तो ये सारी जो ट्रीज है यहाँ पे, उनको हमने डिस्कस किया था। ये काफी कमर्शियल या इनकी यूटिलिटी होती है। इसके अलावा इन जंगलों में, इन फॉरेस्ट में बहुत सारे अलग अलग आपको जानवर देखने को मिलते, एनिमल्स देखने को मिलते। तो आपको पता है कि ये जिस टाइप का फॉरेस्ट है, वेट एंड ड्राई फॉरेस्ट, वेट एंड वार्म फॉरेस्ट होता है, यहाँ के पेड़ों की हाइट वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है। अगर एक ही वर्ड में मैं बोलूँ तो डेंस फॉरेस्ट इज द हैबिटेट, इज अ शेल्टर ऑफ नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा रिच होती है, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्स होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है। जैसे मैंने बताया था कि अमेजोन की जो फॉरेस्ट है वो तो रेन फॉरेस्ट है एक्चुअली, ठीक है, बहुत बड़ी एरिया में स्प्रेड। तो वहां पे ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीसीज है। तो यहाँ पे इंडिया में कितनी स्पीसीज है ये भी मैं बता चुका हूँ, जो चैप्टर के शुरुआत में ही दिया है। तो पेड़ों पे रहने वाली स्पीसीज बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। जैसे पेड़ों पे जो मंकी की कैटेगरी होती है, वो बहुत अलग अलग मंकी की कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लेमूर है या फिर डियर वगैरह, ये देखने को मिलती। तो और इन लोगों के ऊपर में जो सरवाइव करने वाले जो दूसरे एनिमल्स होती है, जैसे टाइगर है या लेपर्ड है या लॉयन है, तो इनको भी इन जंगलों में देखा जा सकता है, ठीक है। इनके अलावा जो एलिफेंट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, राइट। सो जैसे यहाँ पे वन हॉर्न रिनो की बात की गई है, तो आसाम के जंगलों में काफी फेमस है। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली, कि वन हॉर्न रिनो जो होता है, रिनोसरस, ओके, वो कहाँ पाया जाता है। तो आसाम के जो जंगल होते हैं, जैसे वहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो वो वहाँ का एक एनिमल है, बहुत ज्यादा फेमस है। कभी अगर आपका जाना हुआ तो जरूर विजिट कीजिए आप उसको, बहुत आप एंजॉय करोगे वहां पे, राइट। सो आसाम और वेस्ट बंगाल के ये जो जंगल है, वहाँ के बारे में आपको आपके बुक्स में डेटा दे के रखा है कि वहाँ पे किस टाइप का वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बिसाइड दीज एनिमल्स, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स की कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। इनमें बैट्स भी है, स्लोथ भी है, और स्कॉर्पियंस भी है, स्नेल्स भी है। तो ये बाकी जो छोटे दूसरे जीव है,
इनकी भी स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फुल ऑफ प्लांट, ट्रीज एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, राइट। तो अभी इन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज्यादा नंबर में ये सारी चीजें होती है, तो इनकी तो डेथ भी होती होंगी ना, ये तो मरते भी तो होंगे ना। तो मरने के बाद में ये डिकम्पोज भी होते हैं। तो डिकम्पोज होते हैं इन द सेंस, तो यहाँ की जो सॉइल है ना, इस सॉइल को जो एक ह्यूमस चाहिए होता है वो ह्यूमस भी मिल जाता है। तो यहाँ की जो सॉइल होती है ना, वो ह्यूमस कंटेंट में बहुत ज्यादा रिच भी होती है। तो पैरेलल में ये भी बात आपको सोचनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अर्थ पे जो भी मतलब लिविंग थिंग्स होती है, तो उसको डिस्ट्रॉय होना ही होता है एक दिन, उसको खत्म होना ही होता है, राइट। तो बाद में डिकम्पोज होके वो फिर से मिट्टी में मिल जाती है, राइट। तो वो जो सॉइल होती है ना, तो सॉइल में वो सारे कंटेंट मिल जाते हैं, तो सॉइल और ज्यादा रिच हो जाती है। ये भी बात याद रखना है यहाँ पे। दूसरे, डेंस फॉरेस्ट होने के कारण देखो यहाँ की जो जमीन होती है, लैंड होती है, यहाँ की सॉइल होती है, तो इसका इरोजन भी नहीं होता है बेटा, ये भी बात याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरएवर ग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, इनमें से किन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता है? तो क्या बोलोगे आप? बोलो, जल्दी बोलो। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है मैंने, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है मैंने। आप बताइए सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? यस, स्वतंत्र, रोहन, तन्वी और बाकी दूसरे लोग। फॉरेस्ट के नाम डबल से बताना। देखो बेटा, पहला फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इनमें से किस फॉरेस्ट में जो सॉइल होती है, सॉइल तो सभी जगह पे होती है ना, कि फॉरेस्ट में सॉइल नहीं होती है, ऐसा है क्या? कोई बता दे मुझे, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो। अरे फॉरेस्ट में सॉइल होती है कि नहीं होती है? होती है सर। हाँ, होती है। वेरी गुड वेरी गुड। होती है ना नहीं तो, सर। नहीं तो बोलोगे आप सर फॉरेस्ट पढ़ा रहे हो और सॉइल कहाँ से बीच में आ गई, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। क्योंकि लैंड सबको सपोर्ट करती है ना, लैंड पे ही होता है ये, तो सॉइल तो होना ही है वहां पे। सो आई एम आस्किंग हियर, ये जो सॉइल इरोजन होता है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? आप बताइए। गलती होंगी तो भी चलेगा, गलती को सुधार लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब सॉइल इरोजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या? ये बताइए मुझे, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? बताइए ना बेटा, सॉइल इरोजन का। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। नो नो नो, आई एम आस्किंग यू फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय सॉइल इरोजन। बाद में उस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अभी। बोलो फटाफट, व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। गलती होगी तो भी चलेगा, लेकिन बोलना जरूरी है, इंटरैक्शन होना जरूरी है। रोहन बोलो, सॉइल इरोजन क्या होता है? सर, देवा, हाँ बोलो, देवांशु बोलो। सर जो सॉइल के ऊपर की जो पतली लेयर होती है सर, वो वाटर की वजह से निकल जाती है सर, उसको इरोजन बोलते हैं सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नेचुरल कैलामिटीज से सर। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है जिनके कारण जो टॉप सॉइल होती है ना बेटा, टॉप सॉइल वॉश आउट हो जाती है। एक तो वाटर के कारण हो जाती है, कभी कभी एयर के कारण हो जाती है, कभी कभी जब हम ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं ना, एनिमल्स वगैरह जो ग्रेजिंग, जिनको ग्रेजिंग करवाते हैं हम, तो उनके पैरों के साथ में भी, सॉरी पैरों के साथ में तो होता ही है, लेकिन जब वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे आप उनको ग्रेज करवाते हो, तो घास है, मान लो कि एक आधी जगह पे 1 फुट तक घास बढ़ी है, घास समझते हो ना, ग्रास। तो उसको वहां पे अगर पहले दिन आप आपके कैटल्स को लेके जाओगे और उनको वहां पे ग्रेज करवाओगे, तो उसको वो जमीन तक खा ही लेती है, थोड़ी थोड़ी बचेंगी वहां पे फ्यू सेंटीमीटर आउट ऑफ अ फुट, राइट। दूसरे दिन तीसरे दिन जाओगे तो वहां पे ग्रास ही नहीं दिखेंगी, फिर भी चौथे दिन क्या करेंगे वो कैटल्स आपके, मिट्टी, रूट्स को उखाड़ने लगेंगे, रूट्स होते हैं ना वो ग्रास के, तो रूट के साथ में वो क्या होगी, वहां की जो सॉइल होंगी वो भी अपलिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वहां पे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो सॉइल इरोजन के बहुत, अभी देखो डेंस फॉरेस्ट में कोई कैटल लेके जाता है क्या वहां पे ग्रेस करवाने के लिए? तो वो उसका इरोजन नहीं होगा। डेंस फॉरेस्ट में बड़ी बड़ी रिवर जहाँ पे है, तो रिवर रिवर की जगह पे तो कोई सॉइल इरोजन नहीं होगा। हाँ, रिवर के बैंक में हो सकता है, ये अलग बात है। रिवर के जो बैंक होते हैं ना,
उसमें इरोजन हो सकता है, लेकिन जनरली डेंस फॉरेस्ट में इतना ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन होता है कि पूरी की पूरी जो सॉइल होती है, पूरी की पूरी जो लैंड होती है, वो कवर्ड बाय द ऑल प्लांट्स एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन। मतलब उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को, जमीन को पकड़ के रखते हैं, तो वहां पे एक्चुअली आपका चांस नहीं है कौन सा, सॉइल इरोजन होने का। लेकिन जो बाकी दूसरे जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं, तो वहां पे कैसे ट्रीज और फॉरेस्ट का जो कवर होता है वो उतना ज्यादा डेंस नहीं होता है, उनकी डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो उसके कारण ये जो बाकी अदर क्लाइमेटीज है या अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जिसमें रेनफॉल है, विंड है या बाकी दूसरी चीजें, तो इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इस आधार पे आपको एक्चुअली आंसर देना था उसका, ठीक है। आई होप कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आया हो, ठीक है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हियर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। तो ये यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो मैप दे के रखा है बुक्स में, उस मैप को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। तो वेस्टर्न घाट जो है हमारा, ये टोटली यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल होता है। उधर जो हमारी 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है, वेस्ट बंगाल पूरी तरह से, आसाम हो गया, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, राइट। तो इन स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश का भी काफी हिस्सा है, आसाम का वगैरह। तो ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। इवन आपकी तमिलनाडु की जो कोस्ट लाइन है, कुछ हिस्सा है, वहां पे भी ये सारी चीजें, उड़ीसा में थोड़ी बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं ये फॉरेस्ट आपको, राइट। सो अभी हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, और एक ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। ड्राई से पता चलता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या यहाँ का वातावरण जो है, जिसको बोलते हैं हम, तो ये ड्राई होता है, मतलब सूखा होता है। और मॉइस्ट में कैसे रेनफॉल ज्यादा होता है, एयर में ह्यूमिडिटी जो है, वाटर मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। सो इससे हमें ये पता चलता है। सो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई फॉरेस्ट है तो ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। एक्चुअली डिसिडियस का मतलब ये होता है कि जब ड्राई सीजन वगैरह शुरू होता है ना, तो ऐसे ट्रीज जो अपने लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड कर देते, गिरा देते, ठीक है। तो ऐसे ट्रीज का कवर जिस एरिया में होगा, उस एरिया के फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली डिसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, ओके। सो इंडिया में इस टाइप के फॉरेस्ट का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। दे आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट है, तो इनका मेन सोर्स जो वाटर का जो सोर्स है वो मानसून से है। तो मानसून पता ही है हमारी इंडिया में कौन से मंथ में आता है, कौन से मंथ में खत्म हो जाता है, और रिट्रीटिंग मानसून कब आते हैं, कब जाते हैं वगैरह, ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ओके। और ये जो यहाँ पे इसके एरिया की बात की गई है, और रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां पे रेनफॉल होता है, एक्चुअली उस एरिया में आपको ये डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसे कुछ एरिया है जहां पे 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। आई रिपीट अगेन, भले ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि 70 से लेके 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल जिस एरिया में होता है एवरेज, तो वो सारे के सारे डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। लेकिन इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम 2 टाइप्स में। जैसे मैंने ड्राई और मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में बोला है यहाँ पे, तो 100 से लेके 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल जिस एरिया में होता है, वहां पे आपको मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं थोड़ा लेट क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड करते हैं, और ड्राई वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ट्रीज का कवर है वो देखने को मिलता है, या ट्रीज प्लांट या बाकी दूसरा जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। द फॉर्मर is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeters. So trees of these forest types shade their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. So पहले पैराग्राफ में कुछ सेंटेंस दी है,
उसको मैं भूल गया था यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो उससे ये पता चलता है कि ड्राई सीजन जो समर होता है, तो समर के ऐसे कुछ वीक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं लगभग, ओके, पूरी तरह से। तो वो जब सीजन शुरू हो जाता है ना, वो जो समय आ जाता है, तो उस समय में ये सारे ट्रीज क्या कर देते हैं, अपने लीव्स को शेड करना शुरू कर देते हैं और वाटर को बचा के रखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमने पहले ही एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर ये पढ़ा था कि फोटो पीरियड जो होता है एक्चुअली समर डेज में बहुत अच्छा होता है ना, जो सनलाइट है वो सनलाइट बहुत अच्छा होता है, और सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है नेचुरल वेजिटेशन को खुद का खाना बनाने के लिए। ये तो पता ही है आपको, साइंस में पढ़ा होगा आपको कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, इसमें मतलब फोटो पीरियड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, राइट। तो सनलाइट के लिए एक्चुअली एक तरह से सनलाइट गिफ्टेड होता है इस ड्राई सीजन में, लेकिन वाटर की डिफिशियंसी होने लगती है। तो इस वाटर को बचाने के लिए इस टाइप का जो भी नेचुरल वेजिटेशन है, जो भी ट्रीज है, वो अपने लीव्स को शेड करना शुरू कर देते हैं, ओके। जनरली आपको पता होगा कि आपके गांव के आजू बाजू में टीक के फॉरेस्ट है, टीक पता है ना आपको, सागवन बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो अभी देखो, अभी उसमें पत्ते होंगे शायद, क्योंकि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर जनवरी तक आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी दिखेंगी, एटलीस्ट फरवरी तक। क्योंकि अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर के कारण देखो थोड़ी बहुत यहाँ पे कोल्ड है, तो ड्यूज वगैरह पड़ जाते हैं, तो ड्यूज के कारण वगैरह कैसे भी हो, तो यहाँ पे वाटर अवेलेबल हो ही जाता है, राइट। तो अभी इन सभी प्लांट्स को मतलब अपने लीव्स को शेड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आफ्टर फरवरी, उधर मार्च अप्रैल मई वगैरह शुरू हो जाता है, तो उनके लास्ट वीक में कैसे ये कंडीशन नहीं रहती है, टोटल ड्राई हो जाता है, राइट। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि पूरी तरह से एयर आपकी सूख जाती है, उसमें कोई नमी नहीं होती है, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में उसको अपने प्लांट की बॉडी में जिस टाइप का भी वाटर बचा हुआ है, तो उसको रिटेन करने की कोशिश की जाती है, और उसके चलते वो अपने लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। ये बात याद रखिए आप। बहुत बार तो सूख भी जाते हैं पेड़ सूख भी जाते हैं, अपने आप सूख जाते हैं, तो एक्चुअली इंटरनल मैकेनिज्म ही होता है उसका, लेकिन वो प्लांट जिंदा होता है, ये भी बात याद रखना है आपको। जैसे ही आपका फिर मानसून आ जाता है, तो फिर से हरा भरा हो जाता है, ये सबको पता है, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into a moist and dry deciduous, which is I have already explained here, right? The former is found in the area receiving rainfall between the 200 and 100 सेंटीमीटर। तो ये जो मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ये 100 to 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल जहाँ पे होता है वहां पे देखने को मिलते हैं। सो दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर फॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमारी इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे एक्चुअली इतना रेनफॉल तो एवरेज हो ही जाता है, तो वहां पे ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ में जो हिल के जो बेसेस होते हैं, फुट हिल्स जिसको बोलते हैं यहाँ पे, या हिमालयाज हो गया, या झारखंड, वेस्ट ओडिशा या छत्तीसगढ़, तो इन जगहों पे भी आपको इस टाइप के फॉरेस्ट बहुत अच्छी डेंसिटी में देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स की भी बात की गई है यहाँ पे, राइट। सो टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इन जंगलों में टीक की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, टीक मतलब सागवन की, ठीक है। सो इसके अलावा देखो बाम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, उसके बाद में कुसुम, अर्जुन आजन जिसको बोलते हैं ना मराठी में, ठीक है, आजन। तो ये मेडिसिनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ये भी बात याद रखिए आप। एंड मलबेरी पता ही है आपको, मलबेरी का यूज कहाँ पे करते हैं बेटा, बोलो बोलो, मलबेरी, कोई भी बोलो। सिल्कवर्म का फूड है सर। वेरी गुड। वो ककुन्स वकुन होते हैं ना, इसके ऊपर में फीड कराए जाते हैं, और जो आपकी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, उसके लिए रॉ मटेरियल यही से मिलता है आपको। सो आर अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, तो ये सारी जो स्पीसीज की बात की गई है, ये इसका कमर्शियल काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, जो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, ओके। सो हम ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे। अभी देखो बेटा, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, ये सारे जो प्लांट्स के नेम है यहाँ पे तो दे के रखे ट्रीज के, लेकिन गूगल करके अगर इनमें से किसी ट्रीज को नहीं देखा है, तो प्लीज पिक्चर्स देख लो, ताकि आप उसको रिकॉग्नाइज कर सको, ओके। ये मेरी
सजेशन है आपको, आप जरूर करोगे। द ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 टू 70 सेंटीमीटर, राइट। 100 से लेके 70 से लेके 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल जहां पे होता है उस एरिया में ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट होता है। ओके, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर प्लेटू तीनों ओर से हमारा मरीन बॉर्डर से घिरा हुआ ये डेक्कन प्लेटू वगैरह, दिस एरिया इज कॉल्ड पेनिसुलर प्लेटू, राइट। उसके अलावा प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इस टाइप का फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक, टीक देखो यहाँ पे टीक भी देखने को मिलता है। साल, पीपल, नीम, साल पीपल ये उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज्यादा है, पता है ना आपको, बोधि वृक्ष वगैरह पता होगा। और गौतम बुद्ध वही के है ना, पीपल के झाड़ के नीचे बैठे थे कि और दूसरे पेड़ के नीचे बैठ के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बताइए, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, बोल दो किसको पता है स्वतंत्र गौतम बुद्ध किस पेड़ के नीचे बैठे थे बोलते। पीपल। पीपल। पक्का सभी डन करे क्या, इसको लॉक कर दे। यस सर। यस सर। ठीक है, क्या हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो बोलो ना बेटा, बोलो जल्दी बोलो। अरे पढ़ा होगा ना, जो पढ़ा है वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी बैठे थे और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे बहुत बार हमने पढ़ा है, सुना है। ऐसा और नो, सच बोलने में क्या है, हमने सुना है। ये दूसरी बात है कि एक्चुअली क्या हुआ है, तब तो हम नहीं थे ना बेटा, ना आप थे ना मैं था, हमने पढ़ा है उतना ही पूछ रहा हूँ मैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पीपल का डिस्क्रिप्शन मिला इसीलिए मैंने पूछा, बाकी दूसरी जो रेफरेंस है, दूसरी चीजें आप बाकी दूसरी जगह से क्या करोगे, कवर करोगे उसको, ठीक है। सो आई होप कि ये जो साल, पीपल, नीम है वो जनरली ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है आपको। और लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, लेकिन जहां जहाँ पे प्लेन एरिया है या प्लेट्यू वाला एरिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कमर्शियली इसका यूज होता है। प्लेन वाले एरिया में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है, या प्लेट्यू वाले रीजन में या ऐसे एरिया में मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, मिनरल्स को निकालने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, इंडस्ट्री को लगाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। तो यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वहाँ का वाइल्ड लाइफ भी ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? यस यस सर। सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, सो इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड, तो इस इन जंगलों में जो कॉमनली एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से, लॉयन, टाइगर, पीग, डियर, एलिफेंट, ये सारे जानवर आपको क्या होते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, इनमें बर्ड्स की अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, लिजार्ड्स, स्नेक्स एंड टॉर्टोइजेस आर आल्सो फाउंड हियर। अभी देखो यहाँ पे पर्टिकुलर ना तो बर्ड्स के नेम देके रखे हैं, ना अलग लिजार्ड्स के देके रखे हैं, ना स्नेक के टाइप्स के बारे में बात की है। अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप गूगल कर सकते हो बेटा, राइट। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी जानकारी यहाँ पे लिखना उतना फोकस नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए स्कोप ओपन है, यहाँ पे आप गूगल करके क्या कर सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो यहाँ पे। ओके, रोहन क्या हो गया बेटा, व्हाट इज गोइंग देयर, रोहन, रोहन क्या हो गया, बोलो रोहन, उधर उधर क्या देख रहे हो? बाकी लोगों का तो ठीक है, जिन लोगों ने कैमरा बंद करके रखा है, जिन लोगों ने कैमरा ऑन करके रखा है तो उनको ही पूछूंगा ना मैं, उनको कोशिश करूंगा कि वो फोकस करे। बाकी लोग तो नाम के ही ऑबिडेंट है ना, उनको लगता है सर बातें कर रहे बोलते रहेंगे, हम
ऐसा ही करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एटलीस्ट आप स्टूडेंट हो बेटा, तो कैसे टीचर को फॉलो करना चाहिए आपने। अभी ये क्लास तो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो उसको सब देखेंगे, तो सब क्या सोचेंगे कि टीचर पढ़ा रहा है यहाँ पे और स्टूडेंट उसको एटलीस्ट फॉलो करने के लिए भी तैयार नहीं है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा बैड इंप्रेशन जाएगा इस क्लास को अगर मैं पब्लिक कर दूं तो ये नहीं होना चाहिए। देखो जिन लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा है उन्होंने सोचना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो, और जगह समय समय पे मैंने ये भी बताया कि कौन सी चीज कहाँ से कवर करनी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्प्स। ओके, एक्चुअली ये थॉर्न फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो कांटे वाले जो पौधे होते हैं या कांटे वाले जो ट्रीज होते हैं उनको थॉर्न बोलते हैं ना, हम कांटे को थॉर्न ही बोलते हैं यहाँ पे। या यहाँ पे स्क्रब्स की बात की है, तो स्क्रब मतलब ये शॉर्ट ट्रीज होती है, छोटी छोटी ट्रीज होती है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, ड्राई एरिया, ड्राई सीजन चलता है, राइट। तो ड्राई सीजन में यहाँ पे रेनफॉल, ड्राई सीजन के कारण रेनफॉल नहीं होता है, रेन अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके कारण यहाँ का लैंड का पैटर्न, सॉइल का पैटर्न भी अलग होता है। उतने सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, मतलब यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को डेवलप होने के लिए, तो वो बहुत सारे अलग अलग कारण होती है उसके। ओके, तो इन अ रीजन विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ऐसा एरिया जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम का रेनफॉल होता हो, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज। तो यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन में जो भी ट्रीज होते हैं तो उनमें थ्रोन्स होते हैं, क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, एंड बुशेस, जो बुशेस छोटे मोटे जो बुशेस होते हैं, ठीक है, जो ट्रीज से भी छोटे होते हैं उनको बुशेस बोलते हैं, शॉर्ट ट्रीज, राइट, जिनकी हाइट बहुत छोटी हुई। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री पता ही है आपको, नॉर्थ में, वेस्टर्न में वो राजस्थान का पार्ट हो गया, हरियाणा पंजाब वाला एरिया हो गया, राइट। तो उस एरिया में इंक्लूडिंग सेमी अरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, इन सभी जगहों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये जो एरिया है एक्चुअली इन एरिया में लेस देन 70 सेंटीमीटर का क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होता है। सो अक्सासियस ये एक्चुअली बबुल है, बबुल समझ, बबुल पता है ना, बबुल बबुल पैसे वसूल, ठीक है, कांटे होते हैं ना उस पेड़ को, तो ये है। ये नेम थोड़ा सा याद रखिए आप। उसके बाद में पाल्म, पाल्म तो पता ही है ना, कोकोनट वाला पाल्म होगा ये शायद, ठीक है। उसके बाद में यूफ्रोबियस, ये देख लीजिए आप क्या है तो नेट पे, ठीक है, मैंने तो कभी देखा नहीं, ठीक है। आप ये मत बोलना अभी आपको क्यों पता नहीं जरूरी नहीं बेटा, सब पता होना जरूरी नहीं होता है, नेट पे अवेलेबल है, उसको देखिए आप, उसकी दो चार प्रॉपर्टी के बारे में भी पता कीजिए और कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ में लग जाएगी। सिर्फ इस ऐसा नहीं है कि उदाहरण ये याद रखने हैं, ठीक है। एंड कैक्टी, कैक्टी तो पता ही है सबके घर में होती है, छोटे 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 इसमें लगाते हैं कैक्टी, कैक्टी, राइट। तो इसके अलावा आर द मेन प्लांट स्पीसीज, ओके, और भी दूसरी स्पीसीज है। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। तो ये जो ट्रीज होती है ना, तो इनकी एक खास इंटरनल मैकेनिज्म होता है कि इनकी रूट्स अंदर डीप तक जाती है अर्थ में, और इन सर्च ऑफ द मॉइस्चर, इन सर्च ऑफ द वाटर, रूट्स पेनिट्रेट देमसेल्फ इनटू अ सॉइल, इनटू अ लैंड, ओके। तो ये खास बात है। द स्टेम्स आर सकुलेंट टू कंजर्व वाटर, और ये जो स्टेम्स होती है ना काफी रिजिड होती है, काफी मजबूत होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, क्योंकि वाटर इवापोरेट नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। अगर सॉफ्ट है स्किन तो निकल जाएगा, अगर हार्ड है तो वो अंदर ही रहेगा। तो ये इस सरकमटेंसेस में ये प्लांट जो होते हैं, जिस टाइप का वेजिटेशन है, तो वाटर को बचाने के लिए इस टाइप की अरेंजमेंट आपको इसमें देखने को मिलती है। लीव्स आर मोस्टली थिक, और इसके जो पत्ते होते हैं ना, लीव्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बहुत जाड़े जुड़े होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। मतलब थीन नहीं होते, अगर थीन पत्ते रहेंगे तो उसमें से वाटर इवापोरेट हो जाएगा। और उसकी जगह पे थॉर्न भी होते हैं, स्मॉल टू मिनिमाइज दिस इवापोरेशंस, बहुत जाड़े जुड़े होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिया है, फिगर 5.5, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, देख लो आपको
जो भी बातें अभी तक मैंने बोली है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। सो दीज फॉरेस्ट गिव वे टू द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मतलब शॉर्ट वाले ट्रीज को हम स्क्रब बोलते हैं इन अरिड एरियाज, ओके, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, जैसे डेजर्ट वाली जो सिचुएशन होती है, तो डेजर्ट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे पिक्चर में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। सो देखो नेक्स्ट क्लास में हम माउंटेन फॉरेस्ट को कवर करेंगे। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक जो भी चीजें हुई है हमारी, उन सारी चीजों को आप पढ़ोगे और इसके ऊपर में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, लर्न करोगे। अगर कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो बिफोर आई एंडिंग दिस मीटिंग, ओके। इस मीटिंग को यहीं पे एंड करने के पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर देंगे, इस रिवीजन को यहाँ पे पूरा कर देंगे। और थोड़ा सा ही चैप्टर यहाँ पे क्या है अभी बाकी है, इसमें माउंटेन फॉरेस्ट को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। माउंटेन फॉरेस्ट पता है ना आपको, जो माउंटेनियस रेंज होती है, माउंटेन रेंज जहाँ पे होती है, या बड़ी बड़ी जो हिल होती है, तो ऐसे एरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ना, जो ट्रीज कवर होता है, जो फॉरेस्ट होता है, तो उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। माउंटेन का मतलब ही माउंटेन रेंज होती है एक्चुअली, ओके। तो इसको आप पढ़ के रखिए, उसके बाद में हम मैनग्रीव फॉरेस्ट को भी पढ़ेंगे। एक्चुअली ये सब चीजें तो हमने देख ली है बहुत डिटेल में, इसको रिवाइज कर रहे हैं। और उसके बाद में जो भी चीजें वाइल्ड लाइफ वगैरह, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। अब तक किसी ने क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, तो शैल आई क्विट दिस मीटिंग हियर? क्या मैं इस मीटिंग को अभी यहाँ पे बंद कर दूं? अगर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। कृष्णा मानकर, यस। ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। आपको होमवर्क दे दिया है ऑलरेडी मैंने। जो भी इस टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन बन रहे उसको आप लिखोगे, मुझे सेंड करोगे, और आप लर्न भी करोगे। आगे का टॉपिक आप पढ़ के रखिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।